जय हिंद। 12th क्लास, चलिए स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में यूनिट फर्स्ट। फिजिक्स की यूनिट फर्स्ट नाम है स्थिर विद्युत, इंग्लिश में कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हिंदी में कहलाती है स्थिर विद्युत, मतलब रुकी हुई विद्युत, रुकी हुई विद्युत, स्थिर विद्युत। तो इसमें दो चैप्टर हैं हमारे पास, इसमें दो चैप्टर हैं। पहले चैप्टर की बात कर लें, यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास विद्युत आवेश और क्षेत्र। विद्युत आवेश और क्षेत्र इंग्लिश में कहलाता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो पहले इस चैप्टर को देखते हैं। इसमें दो चैप्टर हैं टोटल, इस यूनिट में दो चैप्टर हैं। इसमें पहले चैप्टर की बात करने वाले हैं अपन विद्युत आवेश और क्षेत्र की, इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि विद्युत क्या होती है। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इस चैप्टर का, विद्युत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, विद्युत क्या होती है। चलिए सुनिए विद्युत क्या है। विद्युत जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसके कारण किसी भी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है या पाई जाती है। तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण किसी भी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर स्केल को अपन बालों में रगड़ें, फिर स्केल को बालों के पास लेकर जाएं, तो बाल क्या होते हैं, उस स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं, खिंचते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्केल के अंदर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो गई है, एनर्जी आ गई है। या जो बहुत ज़्यादा वोल्टेज वाली, हाई वोल्टेज वाली जो लाइन जा रही होती है, तार जा रहे होते हैं जिसमें हाई वोल्टेज जाता है, जैसे हमारे खेतों में जो वोल्टेज आ रहा है वो हाई वोल्टेज वाली लाइन होती है, फिर ट्रांसफार्मर की सहायता से उसे लो वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है। तो जो अगर उस हाई वोल्टेज के पास अपन अपने हाथ को ले जाएंगे तो वो अपने को 1 फीट ऊपर से ही खींच देगी। मतलब मान लो यहाँ पर जा रही है, ये जा रही है, यहाँ पर क्या एक लाइन जा रही है, केबल जा रही है, हाई वोल्टेज वाला तार जा रहा है, हाई वोल्टेज वाला तार जा रहा है, नंगा तार जा रहा है, हाई वोल्टेज वाला तार। और इस तार के मान लो अपन यहाँ पर हाथ रखेंगे 1 फीट नीचे से, तो ये अपने को अपनी ओर क्या करेगी, खींच लेगी, अपन उसमें जाके चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि विद्युत जो है एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है। तो विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी भी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो परिभाषा बनी विद्युत में कि विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी भी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पाई जाती है या उत्पन्न हो जाती है। चलिए अब विद्युत के प्रकार की बात कर लें, जो इस चैप्टर में पढ़ना है अपने को, इस यूनिट में पढ़ना है। नाम है स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत, रुकी हुई विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत, यानी कि किसी पदार्थ में उत्पन्न विद्युत को स्थिर रखा जाए, उसे प्रवाहित ना होने दिया जाए, बहने ना दिया जाए, तो इस विद्युत को क्या कह देंगे, स्थिर विद्युत कह देंगे। ठीक है, तो परिभाषा बनी स्थिर विद्युत की, यदि किसी पदार्थ में उत्पन्न विद्युत को प्रवाहित ना होने दिया जाए या बहने ना दिया जाए तो उसे स्थिर विद्युत कहा जाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, किसी पदार्थ में उत्पन्न विद्युत को बहने ना दिया जाए या प्रवाहित ना होने दिया जाए तो उसे स्थिर विद्युत कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए स्केल लें और बालों में रगड़ें, तो स्केल वाली जो विद्युत आई वो उसको अपन रोक के रख रहे हैं, प्रवाहित नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, तो उसे कहा जाएगा क्या, स्थिर विद्युत। ठीक है, चलिए तो स्थिर विद्युत, तो विद्युत का पहला प्रकार हो गया स्थिर विद्युत। दूसरा प्रकार इसका हो जाएगा, नाम हो जाएगा घर्षण विद्युत। दूसरा प्रकार है इसका घर्षण विद्युत। नाम से ही पता चल रहा है घर्षण। घर्षण कब उत्पन्न होता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, इसका नाम है घर्षण विद्युत। यानी जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो वे आवेशित हो जाएंगी, यानी उनके अंदर विद्युत उत्पन्न हो जाएगी, उनके अंदर कोई ना कोई ऊर्जा आ जाएगी। उस ऊर्जा को ही क्या कहा जाएगा, घर्षण विद्युत। नाम से ही समझ में आ रहा है घर्षण विद्युत है, यानी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहा जाता है। ठीक है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहा जाता है। जैसे अभी एग्जाम्पल लिया था स्केल का और बाल का, इस तरीके से। ठीक है, तो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहा जाता है। ठीक है, अब इसी घर्षण
घर्षण विद्युत की सहायता से दो परिभाषाएं आई हैं। विद्युत चाहे कोई सी भी हो, चाहे स्थिर विद्युत हो, चाहे घर्षण विद्युत हो, कोई सी भी विद्युत हो, उसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। तो अपन इसकी परिभाषाओं की बात करने वाले हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। ये बहुत पुरानी परिभाषाएं हैं, वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्हें परिभाषित किया हुआ है। चलिए बताते हैं, यहाँ पर देखते हैं अपन कि धन आवेश क्या होता है और ऋण आवेश क्या होता है। क्या होता है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाए तो कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को कहा जाता है धन आवेश। फिर से सुन लीजिए, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहा जाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, धन आवेश की परिभाषा, हेडिंग डालेंगे धन आवेश और उसमें लिखेंगे कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच में उत्पन्न आवेश को या कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहा जाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहा जाता है। ठीक है, दूसरी परिभाषा अपन बात कर लेते हैं ऋण आवेश की, कि ऋण आवेश क्या होता है। तो इसकी परिभाषा क्या है, किस तरीके से दी गई है परिभाषा। एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से या ऊनी कपड़े से रगड़ने पर एवोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल या ऊनी कपड़े से रगड़ने पर एवोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहा जाता है। ठीक है, तो धन आवेश कब उत्पन्न होगा, जब कांच की छड़ को किस में रगड़ा जाएगा, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से या रेशम में रगड़ेंगे तो कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धन आवेश कह दिया जाएगा। ठीक है, और ऋण आवेश कब उत्पन्न होगा, एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे या ऊनी कपड़े से रगड़ेंगे तो एवोनाइट की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है वो ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो ये दोनों परिभाषाएं होंगी किसकी, धन आवेश की और ऋण आवेश की। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो अभी तक क्या क्या देख लिया अपन ने, विद्युत की परिभाषा देख ली। किसकी परिभाषा, विद्युत की। तो विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी भी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब इसी का एक प्रकार है स्थिर विद्युत, मतलब रुकी हुई विद्युत। यदि किसी पदार्थ में उत्पन्न विद्युत को प्रवाहित ना होने दिया जाए तो उसे स्थिर विद्युत कहा जाता है। ठीक है, विद्युत का ही एक प्रकार है घर्षण विद्युत, नाम से ही समझ में आ रहा है। घर्षण विद्युत, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहा जाता है। ठीक है, अब इसी की सहायता से परिभाषा है हमारे पास धन आवेश की और ऋण आवेश की। धन आवेश की परिभाषा क्या है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहा जाता है। ठीक है, दूसरी परिभाषा है ऋण आवेश की। ऋण आवेश की परिभाषा क्या है, ऋण आवेश की परिभाषा है कि एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल या ऊनी कपड़े से रगड़ने पर उत्पन्न एवोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसी से जुड़े हुए कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं, वो देख लेते हैं अपन। आवेश से जुड़े हुए कुछ नियम है, कुछ सिद्धांत है। तो हमारे पास टॉपिक है, अब हेडिंग डालेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, हेडिंग है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है वैसा ही है सेम आवेश संरक्षण का सिद्धांत। जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये था क्या, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऐसा ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है किसी विलगित या पृथक्कृत निकाय में, किसी विलगित या पृथक्कृत निकाय, पृथक्कृत या विलगित का मतलब होता है ऐसा सिस्टम, ऐसा निकाय जो अकेला रखा हुआ हो, जिसे दूसरे के साथ कोई मतलब ना हो। ठीक है, कोई चीज अपन बिल्कुल अकेली रख दे तो उसे कहेंगे विलगित या पृथक्कृत, मतलब उसका जुड़ाव किसी के साथ नहीं है।
तो किसी विलगित या पृथक्कृत निकाय में आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह है आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, किसी पृथक्कृत या विलगित निकाय में आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही हमारा आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसके बाद आता है आवेश का, नेक्स्ट हेडिंग है आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। क्वांटीकरण का सिद्धांत पूछ दिया जाता है ये एग्जाम में। आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत, आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। चलिए सुनिए, आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत होता क्या है। आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है वो सुन लीजिए। आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत कहता है किसी भी आवेशित पदार्थ पर, किसी भी आवेशित पदार्थ पर, मतलब कोई ऐसा पदार्थ है जिस पर कुछ ना कुछ आवेश है, या तो वो धन आवेश हो सकता है या वो ऋण आवेश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई आवेशित पदार्थ है तो किसी भी आवेशित पदार्थ पर आवेश का न्यूनतम मान या आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होता है। Q बराबर होता है प्लस माइनस NE। ये होता है आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। यानी आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत कुछ नहीं, किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा को बताता है। किसी पदार्थ पर कितना आवेश पाया जाएगा उसका मान कौन बताता है? आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत कहता है किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश को Q से दर्शाते हैं। अगर धन आवेश है तो उसे प्लस Q से दर्शा देंगे और ऋण आवेश है तो उसे माइनस Q से दर्शा देंगे। ठीक है, प्लस स्मॉल q की जगह आप कैपिटल Q भी बना सकते हो। ये तो आवेश को Q से दर्शाते हैं अपन। ठीक है, धन आवेश को प्लस Q से और ऋण आवेश को माइनस Q से दर्शाते हैं। तो आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत कहता है कि किसी भी आवेशित पदार्थ पर आवेश का न्यूनतम मान या न्यूनतम मात्रा, किसी भी आवेशित पदार्थ पर आवेश का न्यूनतम मान या न्यूनतम मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होती है। अभी एक्सप्लेन करेंगे आगे तो और समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ परिभाषा सुनिए। परिभाषा कहती है कि किसी भी आवेशित पदार्थ पर आवेश का न्यूनतम मान एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होती है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस NE। यानी किसी भी पदार्थ पर जो आवेश का मान होगा वो Q बराबर कितना होगा? NE। अब यहाँ पर या जहाँ पर n जो है ये पूर्ण संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो चाहे यहाँ पर n की जगह रख सकते हैं। तथा E का मान 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम होता है। E बराबर कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम होता है। ठीक है, चलिए रखें। यानी किसी पदार्थ पर आवेश का मान निकालना है तो n की जगह ये मान रख सकते हैं और E की जगह ये वाला मान रख सकते हैं। चलिए देखिए, तो अगर किसी पदार्थ पर आवेश होगा तो वो किस रूप में होगा? n की जगह 1 रख दें तो प्लस माइनस 1E, 2 रख देंगे तो प्लस माइनस का 2E, n की जगह 3 रख दोगे तो प्लस माइनस का 3E, 4 रख दोगे तो प्लस माइनस का 4E। ऐसे ही डेड 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 करके आगे बढ़ जाएगा। यानी किसी भी पदार्थ पर आवेश किस रूप में होगा? प्लस माइनस E, प्लस माइनस 2E, प्लस माइनस 3E, प्लस माइनस 4E। अगर धन आवेश है तो प्लस E होगा, प्लस 2E होगा, प्लस 3E होगा, ऐसे होगा। और ऋण आवेश है तो माइनस E, माइनस 2E, माइनस 3E, माइनस 4E, ऐसे हो जाएगा। बात आ रही समझ में? दोनों चिन्ह ले रहे हैं, प्लस या माइनस, जैसा आवेश होगा उसके हिसाब से हो जाएगा वो। ठीक है, तो आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत कहता है किसी भी आवेशित पदार्थ पर आवेश का न्यूनतम मान एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणा वाली संख्या n बराबर 1 2 3 4, पूर्णांक वाली संख्या। ठीक है, तो n बराबर 1 2 3 4, E बराबर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम होता है। यानी किसी पदार्थ पर आवेश जो होगा वो किस रूप में होगा? प्लस माइनस E,
+-2e +-3e +-4e के रूप में होता है। और आगे सुन लीजिए, किसी भी पदार्थ पर आवेश ऐसा नहीं होगा, Q बराबर मान लो ऐसा होगा 5/2e प्लस या प्लस के 3/4e या प्लस का 1/2e। तो किसी भी पदार्थ पर इस तरीके का आवेश नहीं पाया जाएगा। Q का मान ये कभी भी संभव नहीं है, यानी कि आवेश को, किसी भी पदार्थ पर आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसी भी पदार्थ पर आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, यानी वो भिन्न के रूप में, दशमलव के रूप में, यानी पॉइंट के रूप में कभी भी नहीं होगा, वो सदैव एक पूर्ण संख्या के रूप में होगा। ठीक है, तो ये कहलाता है आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। ये सूत्र आपसे पूछ दिया जाएगा, 1 नंबर में लिखिए आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। तो Q बराबर प्लस का यानी होता है। ठीक है, तो ये था आवेश क्वांटीकरण का सिद्धांत। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है हमारे पास आवेश की विशेषताएं। तो 2 तरीके के आवेश हैं, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। तो अपन देख लेते हैं आवेश की विशेषताएं, ये याद होना चाहिए। विशेषताएं, आवेश की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं वो देख लेते हैं। 2 तरीके के आवेश हैं, एक धन आवेश और एक कौन सा, ऋण आवेश। मान लीजिए 2 सजातीय आवेश हैं, 2++ या 2-। 2 सजातीय आवेश है, या 2+ हो सकते हैं या 2- हो सकते हैं। तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर भगाते हैं। 2 समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल पाया जाता है, पहली विशेषता। या 2 एक समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी दूर भगाते हैं, जो चाहे आप लिख सकते हो, पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता, अब मान लीजिए एक प्लस ले लें और एक कौन ले लें, माइनस। 2 असमान आवेश हो गए, विपरीत आवेश, एक प्लस और एक माइनस, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अगर एक प्लस है और एक क्या है, माइनस, तो ये आकर्षित हो जाएंगे, एक दूसरे को खींच लेंगे। जबकि अगर दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस है तो दूर भाग जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो पहली विशेषता है कि 2 समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और दूसरी विशेषता है इसकी कि 2 विपरीत आवेश या असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तीसरी विशेषता है इसकी, किसी भी आवेशित पदार्थ पर, किसी भी आवेशित पदार्थ पर आवेश का न्यूनतम मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तीसरी विशेषता सुनिए, किसी भी आवेशित पदार्थ पर आवेश का न्यूनतम यानी कम से कम मान कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। उससे ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत, कम से कम इतना तो होगा ही अगर आवेशित पदार्थ है तो। ठीक है, तो किसी भी आवेशित पदार्थ पर आवेश का न्यूनतम मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तीसरी के बाद चौथी विशेषता, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि होती है, मतलब उसमें दिशा नहीं होती है, तो आवेश एक अदिश राशि होती है। ठीक है, पांचवी विशेषता इसकी, आवेश जो होता है वो एक योज्य राशि होती है। आवेश एक योज्य राशि होती है, मतलब आपस में इसे जोड़ा या घटाया जा सकता है। मान लीजिए 2++ हैं तो उनको अपन जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लो +2 लिखा, +3, किसी पदार्थ पर इतना आवेश, तो टोटल कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है तो यहाँ पर प्लस है और ये माइनस, तो घट जाएगा, 3 में से 2 गए तो -1 आवेश बच जाएगा। ठीक है, तो आवेश एक योज्य राशि है। आवेश कैसी राशि है, योज्य राशि है। ठीक है, छठी विशेषता है कि किसी विलगित या पृथक्कृत निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है। किसी विलगित या पृथक्कृत निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है, वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन उसमें नहीं आएगा। लेकिन सिस्टम, निकाय कैसा होना चाहिए, पृथक्कृत होना चाहिए, जिसका किसी दूसरे के साथ कोई संबंध ना हो। ठीक है, तो ये हो गई आवेश की विशेषताएं। आवेश की विशेषताएं छठा, अच्छा और बढ़ा देते हैं, इसी में मात्रक भी देख देते हैं। इसी में मात्रक, छठे के बाद सातवां देख लो। आवेश की बात कर लें, आवेश का SI पद्धति में मात्रक
कूलाम होता है। एएसआई पद्धति में मात्रक कूलाम होता है। एएसआई पद्धति में मात्रक कूलाम होता है। ठीक है। 8वां, इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक स्थैत कूलाम होता है। क्या होता है? स्थैत कूलाम होता है। तो इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक स्थैत कूलाम होता है। 9वां, इसका विद्युत चुंबकीय मात्रक एब कूलाम होता है। क्या होता है? एब कूलाम होता है। तो एसआई पद्धति मात्रक कूलाम, सीजीएस पद्धति मात्रक स्थैत कूलाम, विद्युत चुंबकीय मात्रक एब कूलाम होता है। 10वां, इसकी विमा देख ले, विमीय सूत्र देखने के लिए सबसे पहले इसका सूत्र पता होना चाहिए। आवेश बराबर सूत्र होता है विद्युत धारा इंटू समय, तो विद्युत धारा की विमा ए और समय की होती है टी, गुणा में है तो एक ही में लिख दें AT। तो इसकी विमा क्या होती है? AT। या क्या नहीं है इसमें वो देख लो, M नहीं है M0, L नहीं है L0, A1 T1 होती है। तो इसका विमीय सूत्र M0 L1 A1 T1 या AT होता है। ठीक है। तो ये हो गई आवेश की विशेषताएं। इस वीडियो में इतना ही खत्म कर रहे हैं, आप लोगों का काम है इतना याद कीजिए पहले, ये बेसिक सी जानकारी थी। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है। जय हिंद।